सर्वप्रथम केरल के नारायण गुरु जी, तमिलनाडु के पेरिया रामास्वामी नायकर, महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिराव फुले, कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू महाराज, हम सबके रग रग को प्रेरणा देने वाले, उत्तेजना देने वाले, सोए हुओं को जगाने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिस सब के वजह से आप लोगों में एक नई चेतना इस उत्तर भारत में फैली है, मैं उसे बहुत ज़ोर से नहीं कह सकता। उस महानायक कांशीराम जी को मैं सर्वप्रथम वंदन करता हूँ। आप लोगों के वक्तव्य में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, मैंने गौर से सुने। अक्सर तीन रुझानों में बात आए। प्रारंभ में लोग पॉलिटिकल सुनना चाहते थे और लोगों के माइंड में महानायक कांशीराम जी का एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की, वाई विच वी कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। इसलिए लोग उस रुझान में अत्यधिक तीव्रता से झुकाव वाले बने। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का रास्ता भी दिया था, उसकी तीव्रता भी आप लोगों के मन में बहुत तेज़ी से बैठी। पॉलिटिकल, रिलीजियस या धर्म, और तीसरा एजुटेशनल। ये तीन रुझानों पर काम करने वाले बाबा साहब से पहले भी रहे, पर ख़ास तौर से बाबा साहब के साथ ये तीन रुझानें निकली। लेकिन महानायक कांशीराम जी ने इन तीनों रुझानों पर बहुत अभ्यास किया और उन्होंने जिस चीज़ को जन्म दिया वो था कॉन्सेप्ट बामसेप। और बामसेप की बेसिक चाकोरी नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन एजुटेशनल। हम जिस महापुरुष की चर्चा यहाँ पे ज़्यादा सुनना चाहते, उनकी चाकोरी नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन एजुटेशनल। लेकिन मैं उन प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा कि अगर ऐसा नहीं तो पॉसिबिलिटी कहाँ है। अगर हम पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढ पाए या पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाए तो हम कोरी बातें करेंगे, बकवास होगी। इसलिए मैं सबसे पहली कमजोरी की तरफ ध्यान देना चाहूँगा। इस देश में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की कामयाबी में जो सबसे बड़ा रुकावट, अड़थला या बैरियर बना है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में महिलाओं की भागीदारी 1% से ज़्यादा नहीं है। महिलाओं की भागीदारी 1% से ज़्यादा नहीं है। नेशनल लेवल पर देखा जाए तो जो 50% समाज है उसकी भागीदारी आप नकारते रहोगे, समाज परिवर्तन होगा कैसे? इसलिए जो बड़े बड़े दावे करना चाहते हैं, चाहे पॉलिटिकल फील्ड पर वाले हों या रिलीजियस फील्ड के वाले हों या एजुकेशनल फील्ड के ऊपर भी काम करने वाले हों, अगर महिलाओं की भागीदारी कम से कम 30% तक तो हो। अब मैं जानता हूं कि 50% हम एब्सोल्यूट है, आइडियल बातें नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकल बातें करना चाहिए। 30% तक आओ। हमने इस बात को पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, आप सब लोगों ने बार बार पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी, इस शब्द को बार बार रिपीट किया है, पर इस शब्द का नाम है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। एक्शन ओरिएंटेशन है पे बैक टू सोसाइटी का, पे बैक टू सोसाइटी का एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम। क्योंकि हमने अम्बेडकरवाद इज एन एक्शन आइडियोलॉजी, कृतिशील विचारधारा है ये। और कृतिशील केवल बातें करने से बात नहीं होगी, जमीन पर उतारने का साहस नहीं कर पाएंगे। विजन तो होना है, पर उतारने के लिए साहस की भी ज़रूरत पड़ती है, परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम वो परिश्रम और साहस नहीं करेंगे तो वो भी हमारी कोरी बकवास होगी। इसलिए पहली बात नोटिंग की बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। 50% महिलाओं की भागीदारी, पार्टिसिपेशन और उनकी हिस्सेदारी, बेनिफिट की हिस्सेदारी, प्रगति के विकास की हिस्सेदारी, उसमें भी हमें
उनकी भागीदारी बढ़ाना हो। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने बहुत सोच विचार करने के बाद महानायक कांशीराम जी वामसेप का प्रयोग फेल होने के बाद बहुत चिंतित थे और उनका पढ़े लिखे लोगों से विश्वास उठ चुका था। अरे जिन्होंने बाबा साहब को धोखा दिया, मेरे को धोखा दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है हमारे लोगों के बीच में। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ साथी सामने आए, उनमें मैं भी था। साहब जिन्होंने धोखा दिया वो धोखेबाज हुआ, वो अलग बात है, वो एक चैप्टर अलग है, हम तो उसमें नहीं थे। हमें क्यों पनिशमेंट किया जा रहा है? हमें समाज ऋण भुगतान कार्यक्रम से क्यों रोका जा रहा है? तब लगभग 2 साल के परसुएशन के बाद 25 जुलाई 1998 को महानायक कांशीराम जी ने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को जन्म दिया। जैसे बर्थ ऑफ वामसेप, ऐसे बर्थ ऑफ पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। 2 साल तक कॉन्सेप्ट जमीन के अंदर ही रहा और उसका अभ्यास करने के बाद हमसे पे बैक टू सोसाइटी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला। हमने ऑर्गेनाइज किया। कन्वेंशन में उन्होंने घोषणा किया, ये तो महाराष्ट्र के लोग बहुत बदमाश हो, कोई भी संस्था अगर हो पटकन रजिस्ट्रेशन करा लेते। अरे जिससे लड़ना है आपको, जिससे संघर्ष करना है, आप उससे मान्यता ले रहे हो, कैसे लड़ पाओगे? जिससे लड़ना है उससे मान्यता लोगे, रजिस्ट्रेशन लोगे, तो आप संघर्ष नहीं कर पाओगे, आपका संघर्ष कामयाब नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को ताड़ना दे रहा हूँ, अब आपके संगठन का नाम कन्वेंशन की जगह प्रोग्राम, पे बैक टू सोसाइटी कन्वेंशन की जगह पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम होगा। और प्रोग्राम का ही रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तुम्हारी बदमाशी भी नहीं चलेगी। कितने सोच विचार करने वाला महापुरुष। संगठन का नाम डिसाइड करते समय पुराने अनुभव को जोड़ता है कि क्या क्या हुआ और आगे सावधानी कैसे रखी जा सकती है। इसलिए उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम या और ताड़ना दी। पैसे के आधार पर संगठन टूटे, बनते बिगड़ते गए, और जितने भी कांशीराम जी से टूटकर जो भी संगठन बने उसमें ईगो और मनी मैनिपुलेशन, ये 2 बड़े कारण हुए जो संगठन टूटते गए। एक कि 50 वामसेप बने, 50 सोशल फ्रंट बने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बने, और अभी बनते चले जा रहे हैं। मेरे को किसी ने बताया 4 लाख संगठन हो गए। जब 72-73 में वामसेप का कॉन्सेप्ट आया उस समय केवल 10,000 ऑर्गेनाइजेशन थे, आज 4 लाख से ज़्यादा। ऐसी स्थिति में काम कैसे किया जाए? तो उन्होंने हमको एक एडवाइस दिया कि मुझे महाराष्ट्र से 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। एक फंडिंग ऑफ द मिशनरी मूवमेंट, फंडिंग ऑफ द मिशनरी मूवमेंट जो पेरिनियल सोर्स ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। 12 माह जितना फंड लगता है वो बनता रहना चाहिए, और उसके अनुसार जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता है फंडिंग की कैपेसिटी भी बढ़ती रहना चाहिए। हमारे बीच में भी कि छोटे छोटे साधनों का एडवोकेट साहब बड़े पैमाने पर उपयोग करना चाहिए। कांशीराम जी ने ये हमको वार्निंग दी। और दूसरा जो सबसे बड़ा हम सबके लिए चैलेंज है, वो आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बात की, पर मेरे को ये बात कहीं भी झलक नहीं आई, डायनेमिज्म ऑफ अम्बेडकरिज्म। अम्बेडकरवाद की गतिशीलता, इसका जवाब भी महाराष्ट्र से मुझे नहीं मिला है। आज तो हम कहेंगे पूरे देश ने महानायक कांशीराम जी का इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, डायनेमिज्म ऑफ अम्बेडकरिज्म। आज मैं जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल दौर में हम आज पहुँचे हैं। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। आज से 1.5 महीने पहले, शायद 6 फरवरी थे, शायद 6 फरवरी को मैं आया था। उस समय सिचुएशन अलग थी, आप लॉजिकल बातें ज़्यादा कर सकते थे। आज तो आपका लॉजिक भी कमज़ोर हो गया, हमारे जितने लॉजिक थे वो भी कमज़ोर हो गए हैं। और आज ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आए कि हमारा परिवर्तन आंदोलन का भविष्य क्या है? क्या और नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरते जाएंगे, या उठने की संभावना है, इसे विकसित होने की संभावना है, सशक्त होने की संभावना है? इस प्रश्न का उत्तर ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इन कमतरताओं को दूर करने का
मैकेनिज्म, विज़न, इंसाइट, पिछले जितने वक्ता मेरे से पहले हुए उनमें से किसी में मेरे को नज़र नहीं आई। मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, आलोचना का दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है। मैं एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ। अभी एक पीएचडी के विद्यार्थी रिसर्च अब मेरे सामने आप बोल के गए। आप में से बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सुपीरियर क्वालिटी के डिग्निफाइड अधिकारी वर्ग है। मैं तो केवल एक छोटा सा सिपाही हूँ, और सिपाही वो है जिसने सर पे कफन बांध लिया है। नो इंटरेस्ट, नो पर्सनल इंटरेस्ट। आई एम रनिंग 72 और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। इसलिए उम्र के वजह से आपने देखा होगा, आज मैं 2 बैग साथ में लेकर चला हूँ। आज 29 को मैं जलगांव छोड़ा। 1 तारीख को बंगा में, आज बंगा का नाम शायद आप लोगों को याद होगा, वहाँ से 2 शेड्यूल कास्ट के लोग चुनकर आया, और उसमें से एक अकाली दल का चुना है, वो रिजर्व सीट थी, और बीएसपी का जो चुना है वो अनरिजर्व सीट थी। आप सोचो कि शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट से हम नहीं चुनकर आ पाए, और जनरल सीट से हमारा आदमी बीएसपी के चुनकर आया, और वो भी शेड्यूल कास्ट का। ये चमत्कार कैसे है? एक और बड़े पैमाने पर डाउनफॉल। जब आप उसके एनालिसिस में जाओगे तो वहाँ पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के कुछ सीनियर एक्टिविस्ट ट्रेनर्स हैं, वो ग्राउंड वर्क में काम कर रहे थे, तो उन्होंने अकाली को भी जिताया और बीएसपी के अनरिजर्व कैंडिडेट को, अनरिजर्व सीट से शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को भी जिताया। इस बात को, मनुवाद को मालूम नहीं पड़ा कि अंडरग्राउंड काम कौन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने समझा था कि अब तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में काम करने वाले, निस्वार्थ होकर जड़ों को मजबूत करने वाले मूवमेंट को तो हमने चकनाचूर कर दिया है, यहाँ उठने वाला नहीं है। हमने अभी कोई संभावना उस तरह से आदेश भी नहीं दिया था, लेकिन हमारे लोगों की केवल इंस्पायरेशन, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की इंस्पायरेशन ने एक छोटा सा कमाल कर दिखाया। साथियों, मैंने आपसे बोला क्रिटिकल सिचुएशन में, और क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि हम पॉलिटिकल तरीके से ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, रिलीजियस तरीके से ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, पर नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन एजुकेशनल फ्रेमवर्क में एनालिसिस करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर समाप्त सी हो गई। जो महानायक कांशीराम जी ने वामसेप से जन्म दी थी कि नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, नॉन एजुकेशनल फ्रेमवर्क में हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की जनन घड़न करना होगा, वो प्रवृत्ति को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। एक आध एमएलए बनते, एमपी बनते बिगड़ते रहेंगे, कभी बहुत बड़ी तादाद में 20, 25, 50 भी चुन जाएंगे, और कभी बिल्कुल जीरो भी होते जाएंगे। ये उतार चढ़ाव समाज परिवर्तन आंदोलन का मापदंड नहीं है। जो सत्ता के लालक हैं कि मैं जल्दी से एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बन जाऊंगा, उनकी ललक, उनकी तीव्रता जरूर हो सकती है, पर जो इस देश के अंदर समाज व्यवस्था को रीओरिएंटेशन करना चाहते हैं, बदल करना चाहते हैं, विषमता और वैमनस्यता की व्यवस्था को नष्ट करके समता, समता, न्याय, बंधुता की व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिहाज से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का देखने का नज़रिया अलग होता है, अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। आज 25 जुलाई 98 को महानायक कांशीराम जी ने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को बर्थ दिया, और लगभग 6 साल 2003 तक साहब के मार्गदर्शन में ये बात चलती आ रही थी, और बहुत तीव्रता से चल रही थी। मैं दक्षिण भारत की 9 स्टेट का इंचार्ज था, मेरे अंडर 9 और स्टेट कन्वीनर थे। 14 जून 2003 को कर्नाटक के बेंगलोर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉल है, 999 सीटें उसकी
वो पूरा खचाखच भरा था और जो पायरियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, वो भी 250-300 लोगों से खचाखच भरी थी और कोई भी आदमी फ्री नहीं बैठा था, 100 रुपया फीस दे के अंदर एंट्री कर रहा था। साहब जब स्टेज पर आए, इंट्रोडक्शन में मैंने केवल इतना बोला, साहब इतनी मेहनत के बाद ये साउथ जोन की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, एक भी आदमी फुक्कट में सीट यहाँ पर इंटर नहीं हुआ है, बैठा है, ये हम केवल इसको डिसिप्लिन करके यहाँ पर लाए हैं। आप इनको जो कहना चाहते कह सकते हैं। साहब का बहुत छोटा सा है, अरे पी.आर. अम्बेडकर तूने मेरे सोच को बदल दिया। क्या उत्तर था कि जिन कर्मचारियों अधिकारियों से मेरा विश्वास उठ गया था, तूने यहाँ पर ये डिसिप्लिन में लाकर मेरा नए ढंग से विश्वास का संचार किया। हम नहीं कहते पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, उपयोगिता कम होगी। हर एक अधिकारी, कर्मचारी, IAS, IPS अधिकारी ने, इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट ने जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम किया होगा। नालायकियाँ ज़्यादा रही होंगी, लायकी कम बताई होगी, पर इस आधार पर वो बाबा साहब थे, आपको कह सकते थे। उन्हें कहने का अधिकार है, पर पी.आर. अम्बेडकर को कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी नालायकी ही तो कम कर रहा हूँ, दूसरों को नालायक कैसे बोल सकूँ? नहीं कहने का अधिकार है, क्योंकि मैंने जो देखा है, समझा है, इन अधिकारियों ने बहुत बड़े थपेड़े और मायूसी झेली है, हरेसमेंट झेला है, बहुत सारी चीज़ों का मुकाबला करके अपनी सर्विस को बचाते हुए कामयाबी हासिल की है और कहीं ना कहीं छोटा बड़ा काम इन्होंने समाज के लिए करने का साहस भी किया है। पर वो साहस, वो विज़न, वो आपका टैलेंट, हुनर मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम आपको आह्वान करता है, आइए, आपके पास जीवन के जितने समय रिटायर होकर बचे हुए हैं और जो युवा हैं, जीवन के बेहतरीन 5 साल इस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को दे डालिए। मैं 25, 50, 100 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। जीवन के 5 साल जो 60 साल से रिटायर हुए हैं, मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में आप अपना टाइम, टैलेंट, एनर्जी को इन्वेस्टमेंट करोगे, आपकी 5 साल की उम्र और बढ़ जाएगी, ये हम गारंटी देते हैं। आपकी 5 साल की कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कोई देवी देवता आपको 5 साल नहीं बढ़ाते हैं। हम बहुत सोशो साइकोलॉजिकल मेडिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के इस बात को बोल रहे हैं कि अगर आप फिजिकल, मेंटल फुली एक्टिव रहोगे, आपकी उम्र 5 साल क्या 10 साल भी बढ़ जाएगी। इसलिए सुनहरा मौका है। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने 73 से लेकर 2003 तक के उतार चढ़ाव को देखा है और 2006 में साहब के जाने के बाद लगभग 14 और 2 16 यानी 15.5 साल एक महापुरुष का गाइडेंस का अभाव हमारे बीच में हो गया। एक महापुरुष का, महानायक कांशीराम जी का जो हमें गाइडेंस दे रहे थे, अचानक ही हमारे बीच से चले गए। हर मूवमेंट के महापुरुष के बाद थोड़ा बहुत तो चलते हैं। आपको उदाहरण, आप लोग तो बहुत उत्साह से जानकार हो गए, अभ्यास करने वाले हो। 56 में बाबा साहब गए तो 57 में महाराष्ट्र में RPI सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के रूप में इमर्ज हुई थी। देखिए, वो भी उठा था, बाबा साहब नहीं थे, फिर भी वो सब, और कांशीराम जी नहीं हुए। 2007 में एब्सोल्यूट चीफ मिनिस्टरशिप हमारे बीच में आई। हम लोगों की आलोचना करने लग जाते हैं। बहुत सारी गलतियां हैं, गलतियों को बात करने वाले ये भी बताना चाहिए कि हम पॉसिबल कैसे होंगे। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बता सकते हो, नहीं क्रिएट कर सकते हो, तो किसी पर आरोप लगाने का हमें अधिकार नहीं है। हमें संभावनाओं को जन्म देना होगा, संभावना ढूंढना होगी, संभावना तलाशना होगी। अगर संभावना ना दिखे तो संभावना क्रिएट करना पड़ेगी, संभावना क्रिएट करना पड़ेगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने मूवमेंट का अभ्यास किया। वो मूवमेंट का अभ्यास कांशीराम जी से सीखा हमने, इस महानायक से सीखा
क्योंकि 78 में बर्थ ऑफ बामसेफ के बाद उन्होंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट 4 पेज का छोटा सा A4 को 4 पेज में बदला, विल अम्बेडकरिज्म रिवाइव एंड सर्वाइव। 79 में उन्होंने 1 साल तक 5 कन्वेंशन और 500 परिषदें सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किए और तलाशा पूरे देश के अंदर कि अम्बेडकरवाद की स्थिति क्या है, क्या ये पॉसिबल है, विल अम्बेडकरिज्म रिवाइव एंड सर्वाइव। हमने भी उसी तर्ज पर जो मूवमेंट में कांशीराम जी ने सिद्ध कर दिया कि ये रिवाइव भी हो सकता है और सर्वाइव भी हो सकता है, ये सिद्ध कर चुके हैं। इसीलिए तो पॉसिबिलिटी निर्माण हुई, एमएलए एमपी बनाने की क्षमता भी उन्होंने विकसित की, समाज के कर्मचारी अधिकारी वर्ग को पे बैक करने का सलीका सिखाया। जो पे बैक का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल कैसे लाया जाए, टाइम कहाँ देना चाहिए, टैलेंट कहाँ देना चाहिए, ट्रेजरी कहाँ देना चाहिए, हुनर कहाँ देना चाहिए, ये सलीका, ये तहजीब महानायक कांशीराम जी ने हमें सिखाई। इसलिए हमने इस क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप से प्रश्न किया, कैन बी इम्यूनाइज, रिनोवेट, रिविटलाइज एंड रिजुविनेट अम्बेडकरिज्म। क्या हम अम्बेडकरवाद को, क्योंकि अम्बेडकरवाद, ये बात मान्य करोगे कि यहाँ पर बहुत हद तक हम डाउनवर्ड ट्रेंड में गए। इसे नकारा में कोई रिसर्च की बात नहीं, ओपन फैक्ट है। हम सोशल, इवन एजुकेशन का तो बहुत बड़ा भर हो रहा है एजुकेशन पॉलिसी से कि अब तो और भी ज़्यादा हम तेज़ी से ग्राउंड लेवल पर जाएंगे। इकोनॉमी के लेवल तो ये स्थिति है कि 80 करोड़ को दाल चावल खिलाए जा रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, मैं बेरोजगारी को अलग बोलता हूँ, आप भी सुनोगे बेरोजगारी की नई डेफिनेशन। बेरोजगारी का मतलब बहुसंख्यक युवा पीढ़ी को जो 2 हाथ पैर और माइंड की जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, इसको विकास काम में लगाने से वंचित करना, इसे विकास के काम में लगाने से वंचित करना, क्या मोदी साहब को शोभा देता है? सारा प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं और युवा पीढ़ी हताश निराश होती जा रही है। विकास नहीं, चंद लोगों का विकास से विकास नहीं, इस युवा पीढ़ी के विकास के पास आपके पास क्या रास्ता है? युवा पीढ़ी को विकास से वंचित करना यानी विकास के मार्ग में सबसे बड़े अड़थले पैदा करना। वो विकास क्या करेगा? नहीं है जवाब। आरएसएस के बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल से मैं पूछना चाहता हूं, क्या है आपके पास विकास का? क्या मेरी ये डेफिनेशन गलत है कि युवा पीढ़ी को आप हाथ पैर टैलेंट से का उपयोग करने से वंचित करना, उसको विकास में हाथ बार लगाने से वंचित करना, ये विकास के विरुद्ध काम करना नहीं है। आप क्या क्या विकास कर रहे हो? युवा पीढ़ी को लेके आए थे कि यहाँ पर 40%, 35% युवा पीढ़ी है, मैं उसके लिए ला रहा हूँ। उस 35% युवा पीढ़ी का क्या हो रहा है? उन्हीं की बात को उस ढंग से समझकर सोचकर हमें रास्ते ढूंढने वाला बनना होगा। तो ये बात हम आपसे क्वेश्चन जो मैंने आपने की, कैन बी ह्यूमनाइज, रिनोवेट, रिविटलाइज, रिजुविनेट अम्बेडकरिज्म, ये इसलिए तो है कि एक छोटा सा प्रश्न हमारे बीच में पैदा हुआ कि हम कहीं तो भी कम पड़े हैं। जो हमारे एनालिसिस में बात आई, हमने तमाम, हम प्रकाश चंद जी यहाँ पर हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, हम यहाँ पर दिल्ली में कई बार आए, उन्होंने कई प्रोग्राम किए, उनके घर पर भी रुका बहुत सारे, और भी दूसरे साथी एक आरबी सिंह हुआ करते थे आगरा से, वो भी मैं यहाँ पर दिल्ली में, मैं समझता हूँ साहब के जाने के बाद 15 से 20 बार मैंने दिल्ली के चक्कर लगाए। एकता की मीटिंग हुई, उसमें भी आया। इसका भी मैं आपको कुछ रहस्य बताना चाहूँगा, आने वाले समय में आपके सामने बोलता हूँ। पर ये फंडामेंटल क्वेश्चन हमने देखा कि हम कहीं तो भी कम पड़े। तो सेकंड क्वेश्चन होता कहाँ कम पड़े हैं? कहीं तो भी कम पड़े हैं, तो सेकंड क्वेश्चन है कहाँ कम पड़े हैं? बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम पड़े। हम बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम पड़े, और बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम कौन पड़ता है? फिर क्वेश्चन आ जाता है।
बेहतरीन रास्ता ढूंढने में, मेरे से बुजुर्ग साथी काफ़ी इंटेलेक्चुअल यहाँ पे बैठे हैं, मेरे वक्तव्य पर आप जो प्रश्न नोट करना चाहते हैं प्रश्न नोट करते हैं, प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर देना चाहूँगा। बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम पड़े। सादा बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम कौन पड़ता है? जो टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, 30-30, 40-40 साल की सर्विस के बाद रिटायर भी हुआ है, अभी भी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर और अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। फिर भी हम बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम पड़ रहे हैं। इसका उत्तर हमने ढूंढा और वो उत्तर है कि हम विचार करने में कम पड़े। बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कौन कम पड़ता है? जो विचार करने में कम पड़ता है। अगर डॉक्टर होगा उसे मालूम पड़ जाएगा कि ये बीमारी है तो उसका इलाज करने लगेगा। अगर हमने बीमारी ढूंढी कि विचार करने में कम पड़े हैं तो हमें उत्तर क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? विचार करने की कमतरता दूर करो। सादा सादा विचार करने की कमतरता दूर करो। पर विचार कैसे करें, हाउ टू थिंक, ये विद्या आज तक हमें किसी ने सिखाई नहीं। जो अशोक के समय में अनिवार्य विषय के रूप में सिखाई जाने वाली विद्या, जिसके आधार पर महान अशोक ने वेलफेयर स्टेट की नींव धरी, वो विद्या हमें नहीं सिखाई जाती। वो विद्या विचार कौशल विद्या थी। उसका नाम अनुवेक्षण, पाली में बोलते हैं, संस्कृत और हिंदी में अनवीक्षकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में न्याय शास्त्र, न्याय सूत्र, न्याय बिंदु भी कहते हैं। इस विद्या से वंचित करने का एक षड्यंत्र रचा गया कि जो जिनाऊ बनेगा, यज्ञोपवीत संस्कार होगा, उसी को ये विद्या सिखाई जाएगी, बाकी क्यों नहीं। मनुष्य मृत्यु के बाद इस पर बहुत गहराई से पालन हुआ और हमको जबरदस्ती पावर के बल पर इस विद्या से कोसों दूर ढकेला गया। जो इस देश की हुक्मरान कौम थे अशोक के समय में, वो लाचार, असहाय और अस्पृश्य के रूप में तक बदल दी गई। किस कारण से? विचार कौशल विद्या के छीन लेने के कारण। कास्ट का अनदर नेम अनथिंकिंगनेस। ये बहुत सीरियस बात बता रहा हूं। कास्ट का अनदर दूसरा नाम अनथिंकिंगनेस, विचार करने की कमतरता, जिसे हम स्टुपिडिटी भी कहते हैं। हमारे लोगों को लोग स्टुपिडिटी, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, ड्राइविंग, इसकी कमतरता, यानी विचार करने की कमतरता। तो हमने एक प्रश्न का उत्तर ये निकला कि हम विचार करने में कम पड़े हैं, तो हमने एक सब्जेक्ट बनाया है कि थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल, पे बैक टू सोसाइटी। एक दिन के अंदर वो टूल्स, टेक्निक, मेथड आपको थिंकिंग स्किल के सिखाने की कोशिश करती है और आपको प्रेरित करती है कि आप और ज़्यादा अच्छे थिंकर बनिए और प्रोफेसर ऑफ थिंकर, टीचर ऑफ थिंकर बनकर इस दिल्ली के बहुजन समाज को सोच विचार कौशल प्रवीण बनाइए। एक और बात लगी, हम कहाँ कम पड़े हैं विचार करने में। पर दूसरा यह है कि जात नाम का जो शैतान है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, शैतान, मॉन्स्टर, इसको भी समझने में हम कम पड़े। इसीलिए हम इस कास्ट नाम के शैतान को हैंडलिंग करने में, कमज़ोर करने में, नष्ट करने में कम पड़ रहे हैं। जब तक इसके मैकेनिज्म को, डायनेमिज्म को नहीं समझेंगे, हम इसे कमज़ोर और नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरा सबक हमको मिला कि जात नाम के शैतान को हम समझने में कम पड़े हैं, इसीलिए हम उसे हैंडलिंग करने में कम पड़ रहे हैं। आज महानायक कांशीराम जी के बाद इस कास्ट नाम के शैतान को हैंडल करने में मनुवाद कई गुना सशक्त हो गया है। दैट इज़ द रिजल्ट। दैट इज़ द रिजल्ट। आप मतलब अपने लोगों की आलोचना मत कीजिएगा। इस देश का मनुवाद कांशीराम जी के बाद इस देश में इस कास्ट नाम के शैतान को, उसको दोस्त बनाकर उसको हैंडलिंग करने वाला ये मनुवाद कई गुना सशक्त कास्ट का एक्सपर्ट बना है। उदाहरण की बात करूंगा आपको। मैं पंजाब से आया, पंजाब की साइकोलॉजी को समझा। जैसे ही चन्नी को चीफ मिनिस्टर का डिक्लेरेशन किया कि शेड्यूल कास्ट के अंदर और पिछड़े समाज में बहुत बड़ा उत्साह पैदा हुआ।
बहुत बड़ा उत्साह पैदा होगा कि भाई पहली बार शेड्यूल कास्ट का आदमी पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनेगा। बना है, बनाया गया, अब दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, शायद हमारी किस्मत को कुछ अच्छे रंग में रंगेगा। साथियों, एक बात को ध्यान में रखने की है, महानायक कांशीराम जी के प्रयास से एक नए प्रकार की क्रांति पंजाब में शुरू हुई और जो हमारा दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज का आदमी था उसमें उत्साह और एक विजन का संचार हुआ। और उसके साथ जो अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार हो रहा था, उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में, बिहार में होता है, पंजाब में उससे कम हुआ, बहुत चेंज हुआ। करने की हिम्मत, क्योंकि हमारा दुआब का एरिया का आदमी थोड़ा संपन्न है, बहुत सशक्त भी है। परसों 1 अप्रैल को बंगा में मेरी मीटिंग हुई, उसमें 50 डॉक्टर थे, एमडी 30-35 और दूसरे अधिकारी थे। पिन ड्रॉप साइलेंस में मेरी मीटिंग हो जाने के बाद भी वो और उठ के नहीं जा रहे थे, इस प्रकार का लगाव वहाँ पर था। और उन्होंने बताया कि हम उत्साह के वजह से ये नहीं समझ पाए कि अगर ये उत्साह बहुजन समाज के अंदर, खास तौर से दलित समाज के अंदर ये और उत्साह बढ़ गया तो ये हमारे सर पर बैठ जाएंगे, हमारे बाप बन जाएंगे, इसलिए पहले चन्नी को हराओ। क्या था? कास्ट हैंडलिंग थी। ये कास्ट हैंडलिंग का सिस्टम था, हम नहीं समझ पाए और कास्ट हैंडलिंग हो गई। उत्तर प्रदेश का विश्लेषण करोगे तो आपको कास्ट हैंडलिंग का है मनु गुना होशियार और सशक्त होगा। मैंने बोला कि आज मोदी, अमित शाह और भागवत की टीम कास्ट हैंडलिंग में एक्सपर्ट हो गई है, हमें उसके लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। तो दूसरा, हम कहाँ कम पड़े हैं? इस कास्ट नाम के शैतान को समझने में कम पड़े। साथियों, एक तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत सीरियस है। हम सबको तमाचा मारने वाली है, मुझे भी तमाचा लगने वाली बात है। हम इन महापुरुषों को समझने में कम पड़े। ये कितनी सरल सरल सी बातें। हम इन महापुरुषों को समझने में कम पड़े हैं। बाबा साहब ने 2 लाइन लिख दी, हमने उसको फाइनल माना, उसके आगे भी और पीछे कुछ सोचना नहीं है, उसी को रिपीट करके बार बार 70 साल से उसी को रिपीट करते चले आ रहे। बाबा साहब ने ऐसा कहा था, जोर से टेबल पर हाथ मारेंगे और पूरे लोगों को बताएं कि नहीं, व्हाट एवर आई एम सेइंग दैट इज करेक्ट, यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट। उनकी थिंकिंग को भी रोक दी जाती है, जबरदस्ती मोटी आवाज करके, बड़ी बड़ी आवाज करके। बात छोटी सी, आवाज 10 गुनी, बात छोटी सी, आवाज 10 गुनी। ये तो बात ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए मैं महात्मा फुले का विद्या बिना मति गेली, आप देखेंगे जो रविदास, गुरु रविदास जी ने अविद्या अहित कीन ताते विवेक दीप मलिन, अविद्या अहित कीन ताते विवेक दीप मलिन। अविद्या से हमारा विवेक, रेशनल थिंकिंग, लॉजिकल नहीं, रेशनल थिंकिंग कमजोर हो गई। विद्या बिना मति के लिए इज डिनायल ऑफ एजुकेशन, वी लॉस्ट आवर एबिलिटी टू थिंक एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इन डिनाइल ऑफ एजुकेशन और फोर्स इग्नोरेंस। डिनाइल ऑफ एजुकेशन को मैं फोर्स इग्नोरेंस कह रहा हूँ। इसने हमारी सोच विचार करने की और इमोशनल इंटेलिजेंस से मैं ट्रांसलेशन करके भाव शुद्धि शब्द यूज किया। भाव शुद्धि, दी मंद शब्द से आपने सुना होगा। दी माने टू थिंक, धीमंत जो सोच विचार करने में प्रवीण है। आज हमारे समाज को श्रीमान श्रीमात मनी आयुष्मान आयुष्मती लगाने की जगह हमने अपने बीच में एक नए शब्द को दिया है। स्त्री पुरुष की समानता भी उसमें है, श्रीमान श्रीमती का आयुष्मान आयुष्मती का भेद भी नहीं है। धीमंत स्त्री पुरुष दोनों के साथ समान रूप से लगाया जाता है। इस धीमंत में सोच विचार धी का होता है टू थिंक, सेकंड धी है, बड़ी की मात्रा है। सुधी माना अच्छी तरह से सोच विचार करने वाला, और भाव शुद्धि, भाव यानी इमोशन पर बहुत अच्छी सोच से अपना कमांड रखने वाला, कंट्रोल रखने वाला, उसे भाव शुद्धि कहते हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस और थिंकिंग स्किल
इन दोनों के अभाव से विद्या हमारे लिए अनुपयोगी सी हो गई, उपयोगी नहीं रहने दी। वी कुड नॉट यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ द एजुकेशन, क्योंकि थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर दो उसमें से गायब हो जाएं तो वो विद्या नपुंसक होती है, उसमें क्रिएटिविटी नाम का एलिमेंट नगण्य हो जाता है। महापुरुषों को और दूसरा एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, ये शब्द आपने बहुत ज़्यादा, इस स्लोगन को आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सुना होगा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो आपने बाबा साहब की बात को पंजाबी वालों ने पंजाबी ट्रांसलेशन कर लिया, मराठी वालों ने मराठी में, और हिंदी वालों ने हिंदी। सीखो और सिखाओ, संघर्ष करो और दूसरों को संघर्ष के लिए प्रवृत्त करो। एजिटेट, संगठित बनो, संगठित बना और संगठित हो। क्या इस विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1924 में बहिष्कृत कारणी सभा का इस स्लोगन बना रहे थे और उसको अपने मूवमेंट का सबसे बड़ा आधार बनाया, क्या वो सरल शब्द थे? एजुकेट का मतलब क्या होना चाहिए? केवल ट्रांसलेशन। वी हैव टू गो इनटू द डीप, व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट द इंटेंशन of the Dr. Baba Saheb Ambedkar about educational philosophy। शैक्षणिक दर्शन वो कहाँ है? आज जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मनुवाद की एजुकेशन पॉलिसी। आप उसकी आलोचना समालोचना करते बैठो को कुछ नहीं सुने, वो नहीं मानने वाले। आप कितनी भी आलोचना समालोचना किए, मनुवाद ने जो पॉलिसी एजुकेशन की बना दी वो बनी रहेगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अपने समाज को जगा सकते हो, ये आपका है। और वो कह सकते हो कि इस एजुकेशन 25 जनवरी 2021 को पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने एजुकेशन मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर और एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले को हमने अब एक सजेशन दिया कि आप जो भी एजुकेशन पॉलिसी बनाया, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, प्राइमरी, हायर एजुकेशन, जूनियर एजुकेशन, जो भी जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहे हो, हमने इसको ध्यान दिया है। पर आपकी एक चीज़ की कमतरता हम आपको पॉइंट आउट करने जा रहे हैं कि आपने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में थिंकिंग स्किल को अनिवार्य विषय के रूप में नहीं माना है। हमारी केवल आपसे एक सजेशन है, वो पोखरिया थे, वो तो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, वो ज्योतिष वगैरह का आदमी था, वो बदल गया अभी दूसरा आदमी एजुकेशन मिनिस्टर। आज भी हमारा कहना है और अपने समाज को जागृत करके कहना है कि सोच विचार करने वाला एलिमेंट, थिंकिंग स्किल मस्ट बिकम एसेंशियल सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर देखिए कितने हमारे स्कॉलर्स पैदा होते हैं, तुम क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, अगर थिंकिंग स्किल आ गई हमारे पास तो हमारे पास कसौटी हो जाती है। हम उस पर हर अच्छे बुरे को परखने की कसौटी डिसाइड कर सकते हैं। अगर थिंकिंग स्किल नहीं आएगी तो हमारे पास कसौटी नहीं आएगी। टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कसौटी पर हमें परखना है हर चीज़ को। इसलिए एजुकेशन फिलॉसफी को पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने बिल्कुल नए ढंग से देखा है। इसलिए जहां हम कास्ट एक दिन सिखाते हैं, एक दिन हम पूरा का पूरा दिन एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म भी सिखाते हैं, एक दिन पूरा थिंकिंग स्किल सिखाते हैं, और एक चौथा इन महापुरुषों को समझने में जहां हम कम पड़े हैं, क्योंकि हमारा कहना है कि ये महापुरुष जीते कैसे थे, सोचते कैसे थे, कितना सोचने के बाद 2 लाइन लिखते थे। वो माइंडसेट को हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमने एजुकेट, एजिटेट फ्रॉम, आपको हम डॉक्यूमेंट मिला है, उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया, उसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। एजुकेट का मीन्स लर्न टीच थिंकिंग, एजिटेट का मीन्स लर्न टीच पॉसिबिलिटी, और ऑर्गेनाइज का मीन्स लर्न टीच क्रिएटिविटी। डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहता है। और इस सिस्टम को हमारा नया कैडर यूथ बड़े पैमाने पर एक्सेप्टेबिलिटी वाला बन रहा है। तो मैं जो तीसरा प्रश्न हमने ढूंढ निकाला कि महापुरुष कहाँ कम पड़े हैं, उनकी 2 लाइन को समझने का कोशिश हमने की। जितना लिखा काले अक्षर, हम लोग को काले अक्षर को लिमिट कर दिया, ना तो उनको खींचा जाना सकता, ना दबाया जा सकता, अक्षर है उनको। तो यहाँ पर हम बहुत बड़े पैमाने पर कमज़ोर पड़े। एक और चीज़ भी हम महापुरुषों को समझने में कम पड़े हैं, और उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। शायद आप लोगों में से कितने लोगों ने
बाबा साहब के समय में जो प्लानिंग बनी थी नेहरू के समय में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कितने ने पढ़ा है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान बाबा साहब के समय में अप्रूव हुआ और उन्होंने बोला था कि मुझे नेहरू से लॉ मिनिस्टर नहीं, प्लानिंग मिनिस्टर की गरज थी। मुझे प्लानिंग मिनिस्टर बनाया होता तो मैं देश को कोई बेहतरीन योजना, बेहतरीन स्कीम, बेहतरीन प्लानिंग देकर जाता। बाबा साहब ने नेहरू से कई बार बोला और अपने लेटर में भी उन्होंने, जो रेजिग्नेशन लेटर में भी उसका हिंट दिया हुआ। वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से लागू हुआ, 1 अप्रैल से मार्च 1956 तक, यानी बाबा साहब के कैबिनेट रैंक के समय में उस प्लानिंग बनी थी। बाबा साहब का उसमें योगदान था, वो भी हम भूल गए। जब हमने उसको पढ़ा तो पहले से लेके 10 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से लेके 10 चैप्टर केवल कॉपरेशन पर हैं कि कैसा कॉपरेशन होना चाहिए, कॉपरेशन है क्या, देश में कॉपरेशन की स्थिति क्या है, इतना कमज़ोर क्या है, भविष्य कॉपरेशन का क्या होगा, इस देश के समाज के विकास में कॉपरेशन की क्या भूमिका होगी। जब हमने पढ़ा तो एक नया सिद्धांत का विकास हुआ। ठीक, जब हमने पढ़ा तो एक नया सिद्धांत का विकास हुआ। उस सिद्धांत का नाम है कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। आप देखिएगा, कास्ट का कोई विलोम शब्द आपको नजर आता है क्या? हमने ढूंढ निकाला, कास्ट का विलोम शब्द कॉपरेशन। आप देखिए कॉपरेशन के जितने एलिमेंट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने कॉपरेशन की बहुत बड़ी व्याख्याएं की और हर देश की सरकार उसकी व्याख्या को अंतिम मानती है। उस आधार पर हम जब कॉपरेशन का विश्लेषण करते हैं तो कास्ट का एंटीथीसिस कॉपरेशन नेचुरल वे में बनता है। इसलिए हमने कहा कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। 4 शब्द, कास्ट, कल्चर ऑफ कास्ट, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म, थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। थिंकिंग स्किल के बारे में है तो और हम बहुत सरल सा सेंटेंस कहते हैं, थिंकिंग स्किल, कास्ट इज डेंजरस वायरस, कास्ट इज डेंजरस वायरस एंड थिंकिंग स्किल इज पोटेंशियल एंटीवायरस। थिंकिंग स्किल इज पोटेंशियल एंटीवायरस। कहीं कुछ कमतरता हो रही है? हाँ सर, कम हो रही है थोड़ी सी आवाज़। आपका लोग सुनना चाह रहे हैं आवाज़, थोड़ा सा ऊपर बोले। ठीक है। इतना सर आवाज़ कम जा रही है। इसलिए चौथा, मैं विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, हम ट्रेनिंग कैंप में ही इसको ज़्यादा विश्लेषण करते हैं और इसके आधार पर भाई हम बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। अब 5वां, जो ये चारों सब्जेक्टों से मिलकर बनता है, दिशा निर्देशन करता है, डायरेक्शन होता है, हमारे एम की तरफ बढ़ता है। जो बाबा साहब ने बोला प्रबुद्ध भारत और महानायक कांशीराम ने कहा मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत। क्या हम जाति के गुण अवगुणों को अपने साथ समेटकर क्या प्रबुद्ध भारत बना पाएंगे? नॉट पॉसिबल। प्रबुद्ध भारत के लिए क्या सबसे बड़ी जीत है और कास्ट को कहाँ से ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करना है? क्योंकि हम कास्ट जी रहे हैं, हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कास्ट जीते हैं। धम्म चक्र परिवर्तन करने के बाद भी लोग कास्ट जी रहे हैं। 50% जी रहा, कोई 25% जी रहा, पर 10%, 5% तो वो कास्ट जी रहा है। अगर 10%, 5% भी वो आदमी कास्ट जी रहा है, यानी वो 100% कास्ट जी रहा है। आप बौद्ध धर्म को कितना मानते रहिए, पॉलिटिकल पार्टियों की वाहवाह करते रहिए, पर कास्ट तो आप जी रहे हैं ना अंदर। इसे कैसे चेंज करेंगे? ये 5वें सब्जेक्ट में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लास्ट पैराग्राफ में गांधी को उत्तर देते समय लिखा कि गांधी बोलते हैं कि जो कुछ संतों महात्माओं ने बोल रखा है उसका ही अनुकरण करो, इससे ज़्यादा हमें और सोचने की ज़रूरत नहीं है।
बाबा साहब बोलते हैं गांधी हमें सोचने से मना करता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिना अनुभव की कसौटी पर परखे आपने कोई बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। तो अनुभव की कसौटी, एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस में ही तो कास्ट घुसी है ना, यही तो मेंटलिटी को डायरेक्ट करती है, माइंडसेट को। यही तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को समझने के लिए हम नोशन ऑफ कास्ट बार बार बोलते आए, स्टेट ऑफ माइंड बार बार बोलते आए। कास्ट इज एन एनक्लोज्ड क्लास, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ये सारे बाबा साहब ने बोले। पर इससे पहले ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस कॉन्सेप्ट को, किस एम को, किस दृष्टिकोण रख के लिखी गई है, उसको जानने की कोशिश नहीं की। बाबा साहब को जात पात तोड़कने मंडल ने बुलाया था कि आप लेक्चर देने के लिए आइए। उसके साथ जो करस्पॉन्डेंस हुई थी उसमें बाबा साहब ने कास्ट के बारे में एक सॉल्यूशन हिंट दिया था। इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक द कास्ट विदाउट एनिहिलेटिंग रिलीजियस नोशन ऑन विच कास्ट और कास्ट सिस्टम इज फाउंडेड। जिस नोशन पर कास्ट सिस्टम फाउंडेड है उस रिलीजियस नोशन को आपको नष्ट करना, एनिहिलेट करना होगा। रिलीजन को एनिहिलेट की बात नहीं की उन्होंने, रिलीजियस नोशन, इस पर कहीं चर्चा नहीं हुई। जितने विद्वानों ने कास्ट के ऊपर लिखा, हमारे विवेक कुमार यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है, मैंने उनकी पुस्तक को पढ़ा। रिलीजियस नोशन पर किसी ने बोलने की, कहने की साहस ही नहीं किया। बेंगलोर यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे विद्वानों ने लिखा, महाराष्ट्र की तमाम यूनिवर्सिटी से बहुत सारे विद्वानों ने लिखा। मैं उन विद्वानों की कदर करता हूँ, उनको मैं ह्यूमिलेट या उनके इंसल्टिंग के से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रक्रिया बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, जिसको जितना समझा। पर जो चीज़ अनदेखी हो गई है, इग्नोर हो गई है, रिलीजियस नोशन, हाउ टू फेस दिस चैलेंज ऑफ रिलीजियस नोशन। सेकुलर नोशन, सेकुलरिज्म अलग है और सेकुलर नोशन उसका इफेक्ट है। रिलीजन अलग है, रिलीजियस नोशन उसका इफेक्ट है। इट मीन्स इट लिंक विद द एक्सपीरियंस। वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट आवर एक्सपीरियंस, रिकंस्ट्रक्ट आवर एक्सपीरियंस, रिकंस्ट्रक्ट आवर पर्सनैलिटी, रिकंस्ट्रक्ट आवर सोसाइटी। यहाँ प्रबुद्ध भारत का निर्माण पॉसिबल है। तब कहीं हम इस देश में महान अशोक के राज की बात कर सकें। साथियों, मैंने 5 बातें, जो 5वां विषय बहुत सीरियस है, हम इसको भी समझाने के लिए फुल डे लेते हैं। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक डिफरेंट एस्पेक्ट, क्योंकि जितना जटिल मनुवाद है, अंबेडकरवाद की जड़न घड़न भी सरल नहीं हुई है। बाबा साहब ने इसके तमाम पहलुओं पर ध्यान रखकर दिया है, और इसीलिए तो बोला है, पढ़े लिखे लोगों से अपेक्षा की वो समाज के लिए नहीं कर, अरे उसको समझने की कोशिश भी तो करना चाहिए। इन महापुरुषों को समझने की कोशिश नहीं हुई है, इसका मुझे दुख है। मैं भी इस दुख का शिकार हूँ, क्योंकि मैं भी समझने में कम पड़ा हूँ। मैं भी अपनी समझने की कमतरता को दूर कर रहा हूँ। मैं आपके सामने बड़ा विद्वान होकर नहीं बोल रहा हूँ, एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए ये 5 सब्जेक्ट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए हमने बनाए। और महिलाओं की बात आई, आज मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने इस प्रारंभ में एक बोला कि जिस मूवमेंट में, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में 50% की हैसियत रखने वालों का 1% भी भागीदारी नहीं होगा, वो मूवमेंट कभी कामयाब नहीं हो सकता। किसी तरह से उठ जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन फिर लड़खड़ाहट का शिकार होगा, फिर लड़खड़ाहट का शिकार होगा। फिर भी अगर इस तरह से उठ जाएगा, फिर लड़खड़ाहट का शिकार होगा। इसलिए सावधानी रखने की ज़रूरत है। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने डिसाइड किया कि जो हम ट्रेनर का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, आज हम नेशनल लेवल पर 100 ट्रेनर बना चुके हैं। कितना? जिस तरह से पी.आर. अम्बेडकर समझा रहा है, इसी प्रकार से समझाने वाले 100 ट्रेनर है। पी.आर. अम्बेडकर नहीं भी आएगा तो भी अपने ट्रेनर को भेजेगा, वो आपका 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप सिस्टमैटिक ढंग से लेगा। इस ट्रेनिंग सिस्टम में 100 में से आपको ताजुब होगा, महिलाएं बैठी है, 30 महिलाएं हमारी
बेस्ट ट्रेनर हैं। हाईली इंटेलेक्चुअल लेडीज़, अभी मैं पटियाला से आया हूँ, वहाँ हमारे डॉक्टर तीरथवाला नेशनल जॉइंट कन्वीनर भी हैं और नेशनल लेवल की महिला विंग की ट्रेनर इंचार्ज भी हैं। वुमेंस ऑपरेशन की पीबीएसपी, वुमेंस पीबीएसपी ऑपरेशन की वो चेयरमैन भी हैं, नेशनल लेवल पर जॉइंट कन्वीनर हैं और बेहतरीन ट्रेनर हैं। गुजरात की एलएलएम करने वाली एक बच्ची बेस्ट ट्रेनर है, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देगी। इस प्रकार की महिलाएं, आप केवल महिलाओं का ट्रेनिंग कैंप लगाइए 5 दिन का, बच्ची आएगी और आपको 5 दिन बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग देगी। कम से कम ग्रेजुएट की हैसियत की महिलाएं बैठें, वो उनको ट्रेनिंग देके जा सकेंगी। क्योंकि जब तक हम महिलाओं में ट्रेनर डेवलप नहीं करते, फॉलोवर की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेनर डेवलप नहीं करते हैं, महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ेगी। महिलाओं ने अपनी कमतरता को परखना होगा। आप ट्रेनर नहीं बनोगे, फॉलोवर बनोगे, ये आपकी गलती है। पुरुष मंडली को दोष देने से पहले इस सिस्टम में हमने ट्रेनर को, कॉन्सेप्ट को सबसे बड़ा स्थान दिया है। आई एम आल्सो ए ट्रेनर, मैं इनका इंचार्ज बाद में हूँ, सबसे पहले मैं एक ट्रेनर हूँ। और ट्रेनर में हम एक दूसरे से कोई बड़ा और छोटा नहीं है। इसलिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है तो उनमें बेहतरीन ट्रेनर तैयार करना है। मैडम बैठी हैं, दम के आधार पर झुकाव में बोल गई हैं। अगर यही महिला नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन एजुटेशनल फ्रेमवर्क में समाज को समझाने वाली बन जाएं, आग उगलेगी, चिंगारी बनेगी, परख के देख लीजिए। मैं जो भी बात कह रहा हूं, अपने आप को कसौटी पर परखने के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। हम तो कफन बांध के निकले सर पर, इसलिए हमें किसी प्रकार का कुछ हमारा प्राप्त हो जाएगा। अरे हम तो लुटे पुटे समाज से हैं, चले गए, मर गए, पर लेकिन प्रक्रिया, ट्रेनर बनने की प्रक्रिया तीव्र से तीव्र होना चाहिए। इसलिए इस साल हमने 1000 ट्रेनर ऑल ओवर इंडिया में विकसित करने का काम किया है और दिल्ली को अभी 200 ट्रेनर बनाने का, इस 6 महीने के अंदर 50-50 के ग्रुप से 200 ट्रेनर डेवलप करना है। जब हम 500 का टारगेट रखेंगे तब कहीं हम 100 ट्रेनर, 20% उसमें से हम बेहतरीन ट्रेनर निकाल पाएंगे। सेकंड स्टेज के ट्रेनर भी काम करेंगे अगर वो विकसित हो गए। अगर दिल्ली ने 1000 ट्रेनर पैदा कर लिए, सत्ता आपके हाथ में। 1000 ट्रेनर 1 लाख एक्टिविस्ट को रातों रात तैयार करने वाला बनता है। हमने आपसे 5 साल मांगे और 5 साल मांगने का पीछे हमारा हेतु क्या है कि आप बेस्ट ट्रेनर बनकर 10,000 ट्रेनर हमको विदिन 3 ईयर्स क्रिएट करना है। विदिन 3 ईयर्स 10,000 ट्रेनर्स, और चौथे साल हमको लगभग 10,000 ट्रेनर से 20 लाख कैडर तैयार करना है। माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि हम 10 टाइम्स की स्पीड से बढ़ रहे हैं। 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10 टाइम की पावर ऑफ द 10 इस्तेमाल करके देखिए। ये तो पे बैक टू सोसाइटी की बात हुई, लेकिन वर्तमान में एक माहौल चल रहा है कि हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। पॉलिटिशियन इकट्ठे नहीं होते तो कम से कम सोशल प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों को इकट्ठा होना चाहिए। इस प्रश्न का भी आप लोगों के माइंड में होगा, मैं इसका उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तमाम संगठन हैं, रजिस्टर और अनरजिस्टर, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन एजुटेशनल भी। महानायक कांशीराम जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उस पर न जाने कितने लोग बने, कांशीराम जी के विरुद्ध भी काम करते हुए कांशीराम जी की बात पर काम कर रहे हैं। मैं आलोचना में नहीं जाना चाह रहा हूँ और वास्तविकता से अनभिज्ञ भी नहीं रहना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष, जलन, ईर्ष्या का भाव नहीं है, नहीं तो हम एक अच्छे बुद्धिस्ट नहीं कहला सकते।
बाबा साहब ने जिस प्रकार के कैडर की अपेक्षा की बौद्ध धर्म में, हम वो आइडियल आदमी नहीं बन सकते। मैं जीवन में अपने आप को एक अच्छा बेहतरीन, जो बाबा साहब ने एक बुद्धिस्ट की अपेक्षा की थी, मैं उसे एक बेहतरीन सिटीजनशिप के रूप में देखता हूँ, बेहतरीन सिटीजनशिप के रूप में। और बाबा साहब ने राइट्स, ड्यूटीज़, फ्रेमवर्क सारा उसके अंदर दिया है। अगर हम उतना फ्रेमवर्क डेवलप कर ले हैं, उसके अंदर हम बौद्ध धर्म को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, सिखिज़्म को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, हम किस धर्म को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, अगर आप बेटर सिटीजन बन जाते हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन विच लीड टू अशोकाज governance of Ashoka the Great by thinking for welfare and prosper state। हम तमाम संगठन के लोग इकट्ठे हो जाएं तो शायद बात बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, कांशीराम जी के पहले भी ये कॉन्सेप्ट रहा है, इसलिए इसको हमें परख के चलना होगा। हौज पौच में यही दिल्ली में प्रकाश चंद जी बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कई बार प्रयत्न किए, मैं भी आया हूँ। अध्यक्ष सेक्रेटरी इकट्ठे होते हैं, हाँ भाई हम एक हो जाएंगे, फिर बांट लेंगे, अध्यक्ष बन जाए, प्रेसिडियम बन जाए। अरे भाई ईगो तो वहाँ बैठी है ना, ईगो और इंटरेस्ट, केवल ईगो के साथ नहीं वेस्टेड इंटरेस्ट भी है कि किसी के पास 25-15 लाख का फंड पड़ा हुआ है, किसी को अरे उसका क्या होगा, मैं कैसे छोड़ दूं। ये तमाम प्रकार की झंझटें रुकावट का कारण बनी हुई है। इन सारी बातों को ध्यान में रख के, कोई ईगो का है, कोई इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, कोई अपने पद और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में व्यक्तियों की एकता काम नहीं कर पा रही है, इफेक्ट है, वास्तविकता है। इसके लिए आज हमने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है, 2 पेज का डॉक्यूमेंट। अपने सीताराम जी ने, सत्यप्रकाश जी ने बांटा है। आपने एसपी सिंह और सीताराम जी ने आप लोगों के सामने एक डॉक्यूमेंट दिया है। उसमें एक तो एक्शन प्रोग्राम दिया है जो मैंने 2017 में यहाँ पर आया था, मैं 19 में भी आया था, उस समय भी मैंने दिया था, वही एक्शन प्रोग्राम के रूप में आपके सामने रखा। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक दूसरा प्रोग्राम दिया है जिसका शीर्षक है यूनिटी ऑफ अम्बेडकराइट्स इन एक्शन। वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, यूनिटी ऑफ अम्बेडकराइट्स इन एक्शन। इन एक्शन ये ज़्यादा है, क्योंकि हमने अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। हमारे समस्याएं क्या हैं, अगर हम उस पर एक्शन ओरिएंटेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं तो एक्शन पर चलते चलते हम अपने आप ही एक हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हमने वो एक्शनों को ढूंढ निकाला है और 5 एक्शन आपके सामने रखे। इन 5 एक्शन की चर्चा करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहला, थिंकिंग स्किल एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल। सरकार करेगी बाद में, करेगी और नहीं करेगी उससे अपेक्षा भी नहीं करना, कि जिन्होंने जिस आधार पर हमें गुलाम बनाया है, अनथिंकिंग पीपुल बनाया है, वो हमें थिंकिंग पीपुल नहीं बनने देना चाहिए। एजुकेटेड होने की बात तो अलग, थिंकिंग पीपुल, बाबा साहब ने बोला ना गवर्निंग कम्युनिटी बनो। अनथिंकिंग पीपुल कांट बिकम गवर्निंग कम्युनिटी। अगर इक्का दुक्का बन गए तो टिक नहीं सकते, इक्का दुक्का बन भी गए किसी तरह से तो टिक नहीं सकते। इसलिए इस एजुकेशन में अगर थिंकिंग स्किल का समावेश अगर ये सरकारें नहीं करती हैं तो हमें अपने समाज को डायरेक्ट थिंकिंग स्किल सिखाने वाला बनना चाहिए, नॉट वेट फॉर गवर्नमेंट। वी हैव टू, और ये फंडामेंटल राइट्स है, लोगों को सोचना सीखो सिखाओ करना, कि सोचना सीखो सोचना सिखाओ, ये हमारा पवित्र काम है। ये धर्म का भी काम है, राजनीति का काम है, समाज नीति का काम है, ना जाने जीवन के कल्चर का काम है। जीवन के हर क्षेत्र में जो लोग कर उसे थिंकिंग स्किल का जानकार होना चाहिए, मास्टर बनना चाहिए।
ताकि वो अपने जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन रास्ता ढूंढने वाला बन सके और समाज को दिशा दे सके, समाज को अगुआ और आगे बढ़ा सके। इसलिए सबसे बड़ा एलिमेंट, कौन इसे इनकार करना चाहेगा कि हमारा समाज सोच विचार करने वाला बने। जितने भी संगठन हैं अपने अपने लेवल पर लोगों को सोच विचार करने वाला बनाइए, पर कैसे? आपके अनुभव के आधार पर नहीं, थिंकिंग स्किल को समझकर समझाने वाले। क्योंकि थिंकिंग एज ए स्किल तो हमने माने नहीं, हम तो सोचते हैं, हमारे पास भेजा है तो हम तो सोचते हैं, पर भेजा है तो वो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है, वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, नई नई पॉसिबिलिटियों को ढूंढने वाला नहीं बन सकता, नई नई चीज़ों का सृजन करने वाला नहीं हो सकता, समाज को एक नया सृजनता में ले जाने वाला नहीं बन सकता। इसलिए थिंकिंग स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट aspect of the बहुजन समाज, and this can be a biggest principle on which बहुजन समाज can come into action। यहाँ पर यूनिटी इन एक्शन हो सकती है। सब लोग अपने अपनी जगह समाज को सोच विचार करने वाला बनाना चाहिए। अगर आप थिंकिंग स्किल सीखना चाहेंगे तो हम लोग आपको थिंकिंग स्किल सिखाने के लिए स्पेशली ऑफर करते हैं। हम यहाँ पर टूल्स, टेक्निक, मेथड आप लोगों को देना चाहेंगे। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो बाबा साहब के समय से चला कि 1931 की जनगणना हुई, इसके बाद कास्ट की जनगणना नहीं हुई। अब ओबीसी बेचारे परेशान हो रहे हैं हमारे साथी कि ओबीसी की जनगणना कराओ। और ये जनगणना कराने की बात करने से पहले जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इस गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया कि भाई हम जनगणना कराना हमारे लिए फीजिबल नहीं है, फीजिबल वर्ड यूज़ किया, हम फीजिबल नहीं है, हम नहीं करा सकते, बहुत कठिन काम है, नहीं हो सकता है सरकार ने। और उस सरकार को प्रेशराइज करने के लिए ओबीसी बोलेगा ओबीसी की जनगणना कराओ। ये तो असंभव बात सरकार से, आप किस तरह से लड़ोगे? पर लेकिन जैसे ही हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने 29 सितंबर से जैसे एफिडेविट गया, हमने नारा लगाया और लोगों को जगाना शुरू किया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट सेंसस, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द बहुजन समाज फॉर कास्ट सेंसस। हमने कहा कि कंसेंसस फॉर ऑल, डिकेडल सेंसस, डेसिनियल सेंसस, ये 10 साल बाद में होने वाली सेंसस, ये सारी कास्ट सेंसस होना चाहिए, हर एक की, ब्राह्मण की भी होना चाहिए, भटकते विमुक्त जातियों की भी होना चाहिए, डीटी एनटी की भी होना चाहिए, जिनकी अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, वो आदिवासी जंगल में रहे उन तक नहीं पहुंच पाए, जो भटक के बेरोपिया बनकर जंगल जनक बस्ती बस्ती भटकते रहते हैं, वो कोई एक जगह नहीं रुकते, उनकी भी जनगणना नहीं होती। और ब्राह्मण साहब, आपकी भी जनगणना होना चाहिए। हम 10% नहीं, हम उससे ज़्यादा आपको देना चाहते हैं, आप अपनी जनगणना करा लीजिए। कितना पॉवर्टी लाइन आपकी है? अगर 10 से ज़्यादा है तो हम 10 से ज़्यादा आपको देंगे, हम आपके अधिकार को कम नहीं करेंगे, हम आपके अधिकार को कम नहीं करेंगे। आप जनगणना का विरोध अब नहीं कर सकते क्योंकि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। आप हमारे रिजर्वेशन का समर्थन नहीं करते हैं, पर हम आपके रिजर्वेशन को समर्थन इस आधार पर कर रहे हैं कि आप जनगणना कराने के लिए आगे आइए। अगर आप नहीं आते हैं तो बहुजन समाज आपकी नीति और नियत पर शंका करेगा, चाहे देश की कितनी बड़ी सरकारें आ जाएं, कितनी बड़ी ताकत तानाशाही बन जाएं। समाज जब जागृत हो जाता है कि ये नीति नियत हमारे हित में नहीं है, जब तक हमारे पास डाटा नहीं है, हमारे बारे में प्लान पॉलिसी नहीं बन सकती, और जो प्लान पॉलिसी नहीं बनाने वाली है वो सरकार हमारे साथ विकास नहीं कर सकती, हमारा भविष्य का निर्माण करने वाली नहीं हो सकती। जैसे ही ये चीज़ का बीज हम समाज के अंदर कर दें, कितना भी बड़े पैसे वाले हों, करोड़पति 1-1 लाख रुपए हमारे एक वोटर को देना चाहेंगे तो भी फेल होंगे। फिर समाज बिकेगा नहीं, लुटेगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि समाज अपने आप को जगाने वाला कैडर, यहाँ पे जो हमने ट्रेनर की बात की, वो 20 लाख कैडर 20 करोड़ को जगाएगा, वो और 20 करोड़ अब जागने वाला अपने साथ 20 करोड़ और ले जाएगा। 40 करोड़ अगर जिस समाज में जाग जाए, 150 करोड़ की पॉपुलेशन भी हो जाए, जैसी चाहे वैसा आप चेंज कर सकते हो। और चेंज, पॉलिटिकल चेंज तो बाद में होगा, देश की समाज व्यवस्था में परिवर्तन होना लगेगा। जो जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हैं वो दहशत में आएंगे, मनुवाद नए नए तरीके से कि ये गणपति दूध पी रहा है, कहीं ये दूध पी रहा है, कहीं ये हो रहा है, ये सारे पाखंडों पर चेक लगेगा, इमिटेशंस रुकेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए कास्ट सेंसस इशू सरल नहीं है। हमने कास्ट सेंसस फॉर ऑल इंक्लूडिंग ब्राह्मण,
एंड DT&T। इसलिए इस पर क्या किसी को ऐतराज़ हो सकता है? इस विषय पर लोगों को इन एक्शन जाइए, समझाइए। अगर हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते तो हम आपको ट्रेनिंग देने के लिए, फ्री ट्रेनिंग देने के लिए हम आएंगे, आप ट्रेनिंग पर बैठिए। अगर हमारे स्कूल पर आना है तो आप माना है कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग पर आकर हमारे साथियों के माध्यम से, SP सिंह के माध्यम से आप हमारे को ट्रेनिंग में आ सकते हैं। यहाँ पर भी ट्रेनिंग होगी, 5 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कर सकते हो। आज भी आपको बेहतरीन क्वेश्चन करने का मौका हम दे रहे हैं। दूसरा, इसके बाद तीसरा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवेकनिंग अबाउट एजुकेशन एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ अशोका द ग्रेट एंड हिज वेलफेयर स्टेट। आज जैसे ही 2016 में उन्होंने बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाने के लिए मोदी साहब ने फरमान जाहिर किया, हमारे लोगों में उत्साह हुआ। उसी समय हमारे लोगों ने बहुत गहराई से अशोक को भी याद करना शुरू किया। हम 2005 से अशोक को याद कराना चाह रहे थे। अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी मना रहे थे। 125वीं जन्म शताब्दी में जो डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने वाली जातियां नहीं थी, अनटचेबल्स में भी, अनटचेबल्स कम्युनिटी में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाते थी, अरे तुम सरकार के साथ चलते हैं, सरकार जयंती मना रही है तो आपको मनाने में क्या एतराज़ है, आइए हम तो सब एक मनाते हैं। और वहाँ पर अशोक की बात करने पर उनको कि भाई हम सब के आजोबा महान अशोक है, हम सब एक ही खून है, एक ही पेड़ है, आइए हम अशोक के आजोबा का स्वप्न साकार करें। ये बाबा साहब का स्वप्न था, आपके पुरखों का स्वप्न है, हम सबका स्वप्न है। इसके साथ साथ हम 2 बातें और भी कहते थे, कम्युनिकेशन पॉलिसी डिजिटल एज में आप बातें पर, लेकिन अशोक ने तो पत्थर को कागज बना दिया, जिसके वजह से आज हम उसको ढूंढ पाए। लेकिन इन 2, इससे पहले जो उनकी 2 पॉलिसी हैं वो है एजुकेशन एंड हेल्थ। किसी भी देश में परिवर्तन करना है सत्ता में आने पर, उसके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन होता है एजुकेशन पॉलिसी। 2007 से 2012 में जिस तरीके से ड्रास्टिक एजुकेशन पॉलिसी का चेंज होना चाहिए था, समाज में परिवर्तन होना चाहिए था, हम उसे करने में कम पड़े। आलोचना का दृष्टिकोण नहीं है। मैं विद्वान साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आलोचना का जरा सा भी तिलमास। हमें अपनी कंतरता ढूंढने का अधिकार है कि नहीं है? अपने आप को आलोचना करने का अधिकार है कि नहीं है? हम उस एजुकेशन पॉलिसी को जिस आधार पर हमें सोच विचार करने वाला बनाना चाहिए था, हम थिंकिंग स्किल प्राइमरी एजुकेशन से 12वीं तक तो लागू कर सकते थे, नहीं कर पाए। इसलिए अशोक ने जो विदिन 2 ईयर्स उसने मतलब परिवर्तन किया, जो पहले छोटे छोटे शिलालेख लिखे 2.5 साल के बाद ही लिखे, और वो चमत्कार था एजुकेशन पॉलिसी में थिंकिंग स्किल का समावेश। अशोक ने, मेरी जनता ये मेरी संतान है, आपने मुझे अपना पिता मानना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, मैं आपको, आप मेरी संतान है, आपने मुझे अपना पिता मानना चाहिए। ये कहने पर क्या लोगों के दिमाग में पैदा नहीं है कि तू पिता माने तेरे को, तो क्या तू पिता का फर्ज निभा रहा है? न्यूट्रल वेल में महान अशोक ने उसे प्रैक्टिकल में लाया। यस, मैं बाप की भूमिका पूरी निभाऊंगा। जैसे मैंने संघमित्रा महेंद्र की एजुकेशन की, मैं पूरे देश के एक एक बच्चे की एजुकेशन वैसे ही करूंगा। जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में विद्यापीठों में पढ़ रहे थे, उन्होंने वो थिंकिंग स्किल सीखी। एक नया चमत्कार पैदा हुआ जब बस्तियों में लौटकर वो 2 साल के अंदर वापस आए। जो समाज एक दूसरे के साथ लड़ता, द्वेष, घृणा, जलन का शिकार था, उन सोच विचार करने वाले युवाओं ने समाज में एक नया चैतन्य पैदा हुआ, नए चैतन्य पैदा किया और समाज को मिलजुल कर रहना सिखाया है, जिसे हम सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं। सोशल डेमोक्रेसी, उसका अभ्यास होना बाकी, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के गर्भ में सोशल डेमोक्रेसी, जैसे एजुकेशन के गर्भ में थिंकिंग स्किल, एजुटेशन के गर्भ में पॉसिबिलिटी, ऑर्गेनाइज के गर्भ में क्रिएटिविटी, इसी प्रकार से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के गर्भ में सोशल डेमोक्रेसी। जब तक सोशल डेमोक्रेसी का प्रादुर्भाव नहीं होता है, उसका उठाव नहीं होता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के हम लायकी के नहीं बन पाते। साथियों, ये तीसरा प्रश्न, अशोक ने एजुकेशन पॉलिसी विश्व में सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज होने वाली एजुकेशन पॉलिसी थी।
विदेश से लोग यहाँ पर शिक्षण लेने के लिए आते थे। मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। और व्यापार भी बढ़ा, समाज का स्तर भी ऊंचा हुआ, और यहाँ पर टैलेंट भी रिकॉग्नाइज, विश्व का गुरु बना ना, विश्व टैलेंट अशोक के राज में था। सोने की चिड़िया कभी था, अशोक के राज में देश सोने का चिड़िया था। हेल्थ पॉलिसी के लिहाज से उन्होंने जगह जगह बगीचे लगाए थे। व्यापारी अगर रुकता है तो रुके और अपने दवा दारू कराते हुए आगे जाए। आप इस चीज़ को जानते हैं, इस पर भी मैं ज़्यादा भाषण नहीं करना चाहूँगा। और चौथा इशू जो 85 में महानायक कांशीराम जी ने एक इशू को बनाया, भाई बहुजन समाज डिपेंडेंट एंड फियर्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। भाई बहुजन समाज डिपेंडेंट एंड फियर्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हमने इसमें केवल फियर वर्ड जोड़ा है, क्योंकि कोरोना काल में हमारा समाज लाचार असहाय हुआ और अत्यधिक भयभीत हुआ, और प्रलंबन और बढ़ गया, तो उससे भय हमारे समाज के लोगों में निराशा, हताशा और भय और बढ़ गया। बेरोजगारी ने उसे और मजबूत किया। इसलिए इस विषय पर भी हम सखोल चर्चा करके समाज का प्रबोधन कर सकते हैं, और ये भी हमारे यूनिटी इन एक्शन का कारण बन सकता है। और पाँचवा, बाबा साहब के महापुरुषों की विचारधारा को अगर हम समझाने, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज को नए इंटरप्रिटेशन के साथ लेकर चलते हैं, तो हम इस प्रिंसिपल को रिजल्ट में बदल सकते हैं कि कॉपरेशन इज़ अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। कॉपरेशन इज़ अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। साथियों, ये सारी बातों को कहते कहते कांशीराम जी ने जो हम पर एक तमाचा मारा था, उस तमाचा की याद में आप लोगों को भी दिलाना चाहूँगा। हमसे भूला नहीं जाता, हमसे भूला नहीं जाता, और वो है 26 अप्रैल 1995 को। समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना। समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, और हमने उसमें जोड़ा सोच विचार कौशल प्रवीण समाज बनाना होगा, तभी बहुजन समाज बनेगा। अगर सोच विचार कौशल प्रवीण समाज नहीं बनाया तो ना तो बहुजन समाज बन पाएगा, ना ही टिक पाएगा। आज हमारे पास सूत्र मिला है, उस पर हमको चलना होगा। साथियों, यहाँ पर लास्ट सेंटेंस जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे उद्देश्य से जुड़ा है कि महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।